हेल्प मी, बचाओ। वो खौफ से चिल्लाते हुए सामने वाले कमरे में घुसी और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। बाहर खड़ा कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। मुशाइम का एज ए केयर टेकर की जॉब पर इस घर में पहला दिन था। कुत्ता उसे अजनबी समझकर पीछे पड़ गया। पहले दिन वो इस घर के छोटे बेटे अरसिम रजा के कमरे में आ गई थी, जो बेरहम और सफाक था। घर के किसी मुलाजिम को इसके कमरे में आने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि वो गरीबों से सख्त नफरत करता था। वो नहा के निकला तो खूबसूरत सी लड़की को खौफजदा देखकर दिलचस्पी से मुस्कुराया। प्लीज अपने कुत्ते को खाना दें, वरना वो मुझे खा जाएगा। मुशाइम की डरी सहमी आवाज सुनकर अरसिम रजा मुस्कुराकर उसके करीब आकर बोला, कुत्ता नहीं, अब तुम्हें मैं खाने वाला हूं। मुकाबिल का ये कहना था कि मुशाइम खौफ से लरसने लगी थी। आपका क्या मतलब है? वो कांपते हुए बोली थी। क्या आप भी कुत्ते हैं? इतने डर के बावजूद भी वो अपनी जुबान से बाज नहीं आई थी। उस पर अरसिम रजा ने गुस्से से उसे देखा था। वो मेरा मतलब है, इंसानों को इंसान तो नहीं खाते, इंसानों को तो कुत्ते खाते हैं। प्लीज, वो बाहर जो कुत्ता है, मुझे बहुत डर लग रहा है। बहुत खूंखार कुत्ता है, उसे भगाएं और मुझे जाने दें। वो दीवार के साथ चिपकते हुए बोली थी। पहले तो मैं तुम्हें जाने देता, मगर अब जो तुमने मुझे कुत्ता कहा है, तो अब तो तुम्हें कभी ना जाने दूं। मैंने आपको थोड़ी ना कुत्ता कहा है, वो तो आपने मुझे खा जाने वाली बात की तो कहा। वो मासूमियत से बोली थी, और चंद पल के लिए ही सही अरसिम रजा उसकी मासूमियत में जैसे खोसा गया था। उसने बड़ी गौर से मुशाइम को देखा था। कौन हो तुम, और यहां हमारे घर में क्या कर रही हो? वो मैं। तभी दरवाजे से बाहर खड़ा कुत्ता ऊंची आवाज में भौंका था, और वो चीखी हुई अरसिम रजा के साथ चिपक गई थी। प्लीज, आप इस कुत्ते को भगाएं, वरना मैं डर से ही मर जाऊंगी। पागल लड़की, क्या हो गया है तुम्हें? कुत्ता बाहर है, दरवाजा लॉक है, फिर वो तुम्हें कैसे खा सकता है? अब उसे सच में गुस्सा आ गया था। तभी दरवाजा खुला था और अरसिम ने गौर से देखा था। उसका दरवाजा लॉक था। ये उसकी इजाजत के बिना ये दरवाजा खोला किसने? मगर सामने ही रजा हैदर को खड़े देखकर उसने जल्दी से अपने साथ चिपकी लड़की को दूर किया था। रजा साहब ने आगे बढ़कर बेटे के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया था। रजा के साथ ही उनकी बहन मदीहा खड़ी थी। देख लें भाई साहब, अपने बेटे के करतूत, इसने हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। इसकी वजह से हमारे खानदान की इज्जत दांव पर लगी है। और ये देखें, उसने अब इस लड़की को घर में बुला लिया है। भाई साहब, हमारे पास अब एक ही हल है, मीडिया को दिखाने के लिए। इसका भी और इसी वक्त इस लड़की के साथ निकाह करवाएं और इसको अपने घर की बहू बनाएं। मदीहा, तुम यहीं इनके पास रहो, मैं थोड़ी देर में निकाह का बंदोबस्त करके आता हूं। रजा साहब जैसे किसी फैसले पर पहुंचे थे। बाबा, ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो इसे जानता भी नहीं हूं। हाँ बेटा, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि आप दोनों की अच्छी खासी जान पहचान करवा दूं। रजा साहब ने जिन नजरों से बेटे को देखा था, अरसिम शर्म से नजरें झुका गया था। इतने में रजा साहब जा चुके थे। फुप्पो, प्लीज मेरा यकीन करें। बकवास बंद करो अपनी और यहां चुपचाप बैठ जाओ। लड़की, तुम भी वहां बैठ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? उन्होंने नखूस से मशाइम को मुखातिब किया था, और मशाइम तो ऐसे खड़ी थी जैसे वो पागल खाने में आ गई हो। ये आपके घर वाले हैं? उसने अरसिम से पूछा था। शट अप, मुझे तुम्हारी आवाज ना आए। वो इस पर धाड़ा था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये मेरी वजह से नहीं, इस कुत्ते की वजह से हो रहा है। और मुझे जाने दो। वो जाने लगी थी जब मदीहा ने आगे बढ़कर उसे पकड़ा था। तुम जैसी मिडिल क्लास लड़कियों को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अभी हम सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में हैं, और अपना मुंह बंद रखना। जैसे ही ये मामला बैठेगा, हम तुम्हें यहां से चलता करेंगे और तुम्हें चुपचाप यहां से जाना होगा। इसके बदले हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हैं। मदीहा बेगम तो जहर उगल रही थीं। तकरीबन 15 मिनट बाद रजा साहब वापस आए थे। मदीहा, निकाह ख्वाह आ चुके हैं, तुम इस लड़की के सर पर कोई चादर डाल दो। वो बहन से बोले थे, और वो सर झटकती अपने कमरे में चली गई थी और अपनी बड़ी सी चादर लाकर उसके सर पर उड़ा दी थी। मुशाइम ने बहुत शोर मचाया था कि वो ये निकाह नहीं करेगी, जबकि मदीहा बेगम ने उसे जबरदस्ती वहां बिठा दिया था। निकाह के पास सब लोग चले गए थे, जबकि कमरे में सिर्फ अरसिम और मुशाइम थे। सबके जाते ही मुशाइम ने चादर उतार कर दूर फेंकी थी। क्या तुम सब पागल हो? दिमाग नहीं चलता तुम लोगों का? ये क्या तरीका था? तुम्हारे घर में मुलाजिम की कोई कदर नहीं है क्या? आज मेरा यहां पर पहला दिन था
और तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया? वो गुस्से में चिल्ला रही थी। क्या मतलब है? तुम यहाँ जॉब के लिए आई हो? हाँ, मैं इस छोटे बेबी बहराम के लिए आई हूँ, और आप लोगों ने मेरे साथ क्या किया? ओह माय गॉड, मैं ये कहाँ फंस गई? वो सर थामे बेड पर बैठी थी। अरसिम तो गुस्से में उठकर कमरे से बाहर चला गया था। वो भी इसके पीछे ही निकली थी। कहाँ जा रहे हो अरसिम? हैदर साहब बहराम को बहला रहे थे, जो बुरी तरह से रो रहा था। अंकल, अंकल कहाँ चले गए थे आप? तभी मुशाइम इनको देखते ही दौड़ते हुए इनके आकर गले से लग गई थी। क्या हुआ है बच्चे? अरसम ने कुछ कहा है? मैं तो बाहर गया हुआ था, अभी आया हूं। वो हैरत से इन दोनों को देख रहे थे। अंकल, मुझे एक बात बताएं, क्या इस घर में सारे पागल रहते हैं? क्या आपने मुझे पागल खाने में नौकरी पर रखा है? अरे कैसी बातें कर रही हो मुशाइम, क्या हुआ है? तभी अपने अपने कमरों से रजा साहब और मदीहा बेगम भी निकल कर आ गए थे। इन लोगों ने मेरा निकाह इस पागल से कर दिया है। क्या? हैदर साहब को जैसे झटका लगा था। क्या बात कर रही हो बेटा? मैं सच कह रही हूं, उन्होंने ऐसा ही किया है। अरसिम, मैं ये क्या सुन रहा हूं? हैदर साहब को दिल ही दिल में तो एक अनोखी सी खुशी हो रही थी, जबकि उन्होंने गुस्से से अरसिम से पूछा था। आप इसी से पूछें, इसे शौक था मेरे गले लगने का अंकल। वो आप लोगों का कुत्ता मेरे पीछे लगा हुआ था, और मुशाइम ने फिर इनको सारी बात बता दी थी। शर्म करो रज़ा, हर वक्त बच्चे पर शक करते रहते हो। उन्होंने बेटे को डांटा था। बाबा जान, जो मैंने देखा इसके बाद मेरा यही रिएक्शन बनता था, और वैसे भी मैं तो पीछे से बहुत गुस्से में आया था। मुझे क्या पता कि ये वो लड़की नहीं है। सॉरी बच्ची। रज़ा साहब वाकई शर्मिंदा थे। उन्होंने क्या कर दिया था? खैर, जिंदगी में पहली बार कोई अच्छा काम तुमने गलत तरीके से किया है, मगर क्या अच्छा है, मेरा तो दिल खुश हो गया है। इधर आओ। उन्होंने मशाइम को करीब करते हुए इसका माथा चूमा था। मुझे मशाइम अरसम के लिए पहले दिन से पसंद थी, मगर तुम्हारा अरसम मेरी बात मानता कहाँ है। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ। आज से मेरी मशाइम इस घर की बहू है, और हम सब की इज्जत। और अरसम, रज़ा, मेरी बेटी से ज़रा तमीज़ से बात करना। आज से तुम मेरे बेटे नहीं, तुम मेरे दामाद हो, और ये मेरी बेटी है। और वो हैरत से दादा जान को देख रहा था। चलो बेटा, आओ कमरे में बैठते हैं। और वो तीनों नफूस ही जहां के तहां रह गए थे। ये अब्बा जान ने इस लड़की को मुलाजमा रखा था? मदीहा बेगम अभी तक सदमे में थी। जी हाँ, और इस मुलाजमा को आपने मेरी बीवी बना दिया है। वो फुप्पो को घूरता हुआ बोला था। हमें अब क्या पता था कि वो एक मुलाजमा होगी? हमें तो लगा वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, और तुम लोग जिस हालत में हमें मिले हो ना बेटा, दूध के धुले तुम भी नहीं हो। फुप्पो, मैंने बताया ना, वो कुत्ते के डर से चीख रही थी। एक तो ये कुत्ता तुमने जो रखा हुआ है ना, आज ही मैं इसको निकलवाती हूँ। हाँ, पहले कुत्ते को निकलवाएं, फिर मुझे भी निकलवा दीजिएगा इस घर से। सीधी तरह कहे ना, मैं आपको इस घर में अच्छा नहीं लगता। कैसी बातें करते हो अरसम, तुम हमारे घर की रौनक हो, हमारा सब कुछ तुम ही तो हो। हाशिम के जाने के बाद हमारे पास तुम्हारे अलावा बचा ही क्या है? क्यों इस तरह की बातें करके खुद को बदगुमान कर रहे हो? तुम हमें दिलो जान से ज्यादा अजीज हो। हाँ, ये कैसी मोहब्बत है आप लोगों की कि मुझे लेकर बलि का बकरा बना दिया। अच्छा ठीक है ना, बैठकर इस मामले को भी हल कर लेंगे। अब हो गई गलती, माफ कर दो। अगर कहते हो तो पांव पकड़ लेते हैं। अब ज्यादा मस्के लगाने की जरूरत नहीं है। और बाबा जान, जैसे ये झूठ है ना जो आपने देखा, वैसे ही ज़ारा मलिक वाला भी झूठ मुझ पर थोपा गया है। मैं ऐसी लड़कियों पर थूकना भी पसंद ना करूं। मुझ पर लाखों नहीं करोड़ों लड़कियां मरती हैं, मगर मैंने आज तक किसी को आंख उठाकर नहीं देखा, ना ही मेरा ये लेवल है। अरसिम रज़ा की चॉइस इस तरह की नहीं हो सकती। हाँ, अब तो मुझे भी कुछ कुछ तुम पर यकीन होने लगा है। रज़ा साहब ने एक ठंडा सांस भरा था और जाकर सोफे पर बैठ गए थे। हाशिम के जाने के बाद तुमने मुझे बहुत तंग किया है अरसिम। काश हाशिम होता, वो ही तुम्हें संभाल सकता था। उसने तुम्हें इतना बिगाड़ा हुआ था। हाशिम, कहीं से वापस आ जाओ, मैं बेबस हो रहा हूं। रज़ा साहब की आंखों से आंसू टूटकर उनके बालों में जज्ब हो गए थे। मदीहा बेगम तड़प कर भाई के करीब आई थीं। भाईजान, खुद को संभालें। हाशिम का जाना हम सब के लिए बहुत बड़ा सानेहा है। हमारे खानदान में एक बहुत बड़ा खला छोड़कर गया है, मगर हमारे पास सब्र के अलावा कुछ भी नहीं है। अरसिम रज़ा भी शर्मिंदा सब आपके पास आया था और उनके करीब बैठते हुए उनके सीने से सर टिकाते आंखें मूंद गया था। आई एम सॉरी बाबा जान, मैंने आपको बहुत तंग किया है, मगर आज के बाद अरसिम रज़ा आपको कभी तंग नहीं करेगा। मेरे भाई को इस तरह पुकार कर इनकी रूह को तकलीफ मत दें।
अरसिम की आवाज़ भुरा गई थी, मगर वो खुद पर कंट्रोल कर गया था। फिर अरसिम अचानक उठा था और अपनी गाड़ी में बैठता घर से निकल गया था। ये क्या हो गया मदीहा? हमसे क्या? हमें ये करना चाहिए था। वो बहन से मुखातिब थे। भाई साहब, ये मामला बाद में देख लेंगे, ये घर का मामला है, पहले बाहर का मामला। ज़ारा मलिक वाला किस्सा ख़त्म करें। मुझे लगता है वो लड़की कुछ खाने के चक्कर में है, इसे कुछ दे दिलाकर जान छुड़वाएं। अगर आप कहते हैं तो मैं ज़ारा मलिक वाले मामले को अपने तरीके से देख लूं। तुम कैसे देखोगी? इनको हैरत हुई थी। वो आप मुझ पर छोड़ दें, मैं देख लूंगी। चलो ठीक है, मगर यह है कि संभल कर। तुम्हें पता है सोशल मीडिया का दौर है, हमारी एक छोटी सी बात भी लोग रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल देंगे। भाईजान, जहां सोशल मीडिया हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, वहीं इसकी बहुत सारी हमारे लिए आसानियां भी हैं। और आप देखते जाइए, मदीहा बेगम ज़ारा मलिक से इसके घर मिलने चली गई थी। ज़ारा ने इतराफ़ कर लिया था, उसने वो सब झूठी वीडियोस बनाई हैं। मदीहा बेगम ने उसे मुंह मांगी रकम दी थी। चलो अब मुझे वो वीडियोस वापस करो जो तुमने झूठी बनाई हैं। वैसे एक बात मैं जानना चाहती हूँ ज़ारा, ये तुमने कर कैसे लिया? ज़ारा उठने लगी थी जब वो बोली थी, मैंने कहा ना, आपका भतीजा बहुत बड़ा बुद्धू है। उस दिन साकिब की पार्टी में मैंने इसके जूस में नींद की गोली मिला दी थी। उसे चक्कर आने लगे थे, वो साइड पर हुआ था और मैं इसे वहां से सीधा कमरे में ले गई और वहां जाकर इसकी तस्वीरें बना ली। सिंपल, इसमें कौन सा मुश्किल है? और मैं इसकी फेक वीडियोस भी बना सकती थी, मगर आपको तो पता है फ्रांसिक रिपोर्ट में नकली और असल का फर्क आ जाता है। बस इसीलिए मुझे ये ड्रामा करना पड़ा, वरना मैं फेक से भी काम चला लेती। वो बोलते हुए कमरे से चली गई थी, जबकि मदीहा बेगम मुतमईन सी अपने हाथ में पकड़े मोबाइल को देख रही थी जिसमें रिकॉर्डिंग ऑन थी। उसके जाते ही उन्होंने वो रिकॉर्डिंग रज़ा साहब को भेज दी थी। मदीहा बेगम जा चुकी थी, जबकि 3 दिन बाद पुलिस आई थी और ज़ारा मलिक को एक मोअज़्ज़िज़ शहरी पर घटिया और झूठा इल्ज़ाम लगाने पर जेल हो गई थी। ज़ारा मलिक का तो केस क्लोज हो गया था, जबकि मशाइम फातिमा का केस अभी तक ओपन ही था। हैदर साहब के 3 बच्चे थे, बड़ा बेटा रज़ा हैदर, उससे छोटी मदीहा और उससे छोटा अली हैदर था। रज़ा हैदर की शादी अपनी फुप्पी ज़ात समिया से हुई थी, जबकि मदीहा और अली का रिश्ता वट्टे सट्टे पर खाला की तरफ, मगर अली अपनी क्लास फेलो फातिमा को पसंद करता था और उसने शादी से इनकार कर दिया था। उसके इनकार पर जैसे खानदान भर में भूचाल आ गया था। अगर अली अपनी मंगेतर से शादी से इनकार करता तो मदीहा का रिश्ता बेदर होना नामुमकिन था, और यूं अली के इनकार पर मदीहा का रिश्ता भी टूट गया था, जबकि मदीहा अपने मंगेतर से मोहब्बत करती थी और इसी मोहब्बत ने मदीहा को अली और फातिमा का दुश्मन बना दिया था। हैदर साहब ने अली से कहा था कि वो जल्द ही इस मामले से कोई हल निकालेंगे, मगर मदीहा ने रो रो कर घर में बुरा हाल कर लिया था। उन्होंने अली को चंद दिन सब्र करने को बोला था, मगर अली के पास सब्र का टाइम नहीं था। फातिमा की माँ बीमार थी और वो फातिमा की शादी पर जोर दे रही थी। यूं अली एक दिन अचानक उनके घर गया। उसने फातिमा की माँ के सामने निकाह किया और 3 दिन तक वो इधर ही रहा था। तीसरे दिन वो फातिमा को लेकर अपने घर आया था। बाबा जान, मैंने फातिमा से निकाह कर लिया, अब ये मेरी बीवी है और इधर ही रहेगी। वो आते ही अचानक बोला था, क्या बकवास कर रहे हो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी दांव पर लगी है और तुम फिर इसको लेकर आए हो। मैंने तुम्हें कहा था तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मदीहा तो इनको देखते ही चिल्लाई थी, देखें मदीहा आपी, आपके साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन मैं फातिमा से मोहब्बत करता हूं और मैं इसे नहीं छोड़ सकता। और मेरी मोहब्बत, इसकी तुम्हें कोई परवाह नहीं है। फातिमा 3 दिन तक वहां रही थी और मदीहा ने उसे गरीब होने के ताने मार मार कर नाक में दम कर दिया था। एक दिन तो हद ही हो गई थी। मदीहा ने थप्पड़ मारा था फातिमा के मुंह पर और अली का सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया था। उसने फातिमा का हाथ पकड़ा और वो घर से निकल आया था, मगर रास्ते में ही इन दोनों का एक्सीडेंट हो गया था। अली तो मौके पर ही दम तोड़ गया था, मगर बदकिस्मती से फातिमा जिंदा बच गई थी। वो अली के संग अपने घर से रुखसत हुई थी और 3 दिन बाद वो इसकी बेवा बनकर वापस लौट आई थी माँ के पास। उसकी माँ तो पहले ही बीमार रहती थी, ये सदमा सह ना पाई और वो भी अली के पीछे ही अल्लाह के पास चली गई थी। फातिमा तो बुलाई बुलाई सी फिरती थी। इन्हीं दिनों फातिमा की हैदराबाद में जॉब लग गई थी, सरकारी प्रोफेसर के तौर पर, और उसने वहां से अपना बोरिया बिस्तर बांधा और वो हैदराबाद चली गई थी।
फिर इसके बाद वो कभी वापस नहीं आई। हाँ, साल में एक आध बार आती थी, और वो भी सिर्फ कब्रिस्तान, अली की कब्र पर और माँ की कब्र पर। बस इसके अलावा उसने कराची से अपना हर नाता तोड़ लिया था। हैदर साहब ने फातिमा को बहुत ढूंढा, मगर ना उसके मोहल्ले से कुछ पता चला और ना ही कोई सुराग मिला। जिंदगी इनकी गुजर गई थी फातिमा को ढूंढते ढूंढते, मगर इनको फातिमा नहीं मिली थी। फातिमा की बेटी थी मुशाइम, जो बिल्कुल अपने बाप की कॉपी थी। उसके सारे नकूश अपने बाप जैसे थे, जबकि उसकी रंगत माँ जैसी थी। मुशाइम को फातिमा ने बड़े नाजों से पाला था। उसने फातिमा को अपनी जिंदगी की कहानी बताई थी, मगर उसके ददियाल वाले कहाँ रहते थे और इनका क्या नाम था, इस बारे में उसने मुशाइम को कुछ भी नहीं बताया था। फातिमा कराची से जितना भागती थी, मुशाइम को कराची से इतना ही प्यार था। मुशाइम की यूनिवर्सिटी शुरू थी और वो कराची की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहती थी, जहां पर उसके बाबा और मामा पढ़ते थे। वो जिद करके मामा को कराची में ले आई थी। एक दफा वो इसके ननिहाल उसके घर भी आई थी, मगर दोबारा यहां बसने की अब इनमें हिम्मत नहीं थी। उन्होंने एक किराए का घर लिया था और वहां पर वो दोनों माँ बेटी रह रही थीं। मुशाइम की यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई थी। उसने यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया था। ईद थी। ईद वाले दिन वो दोनों माँ बेटी कब्रिस्तान आई थीं। वो जब फातिहा पढ़कर जाने लगी, तब ही एक गाड़ी आई थी। फातिमा ने वो गाड़ी नहीं देखी थी। उस गाड़ी से हैदर साहब निकले थे और उन्होंने इन दोनों औरतों को देखा था। वो हैरान थे कि अली की कब्र पर ये औरतें कौन थीं। उन्होंने वहां कब्रिस्तान में मौजूद सफाई करने वाले बाबा जी से पूछा था, साहब ये तो शुरू से ही यहाँ आती हैं, 20 साल से मैं इनको यहाँ देख रहा हूँ। ये फातिमा बीबी हैं और इनके साथ इनकी बेटी है। फातिमा? ये क्या फातिमा है? जी साहब, ये फातिमा है। क्या आप इनको जानते हैं? हाँ। नहीं नहीं, कुछ नहीं, आप जाओ। हैदर साहब ने बेटे की कब्र पर फातिहा पढ़ी थी और वो गाड़ी में बैठकर आ गए थे। तो इसका मतलब वो शहर में है और शायद इसके साथ अली की बेटी होगी। हैदर साहब का बस नहीं चल रहा था। वो किस तरह उड़कर अपनी पोती और बहू से मिलने चले जाते। उन्होंने अपने खास आदमी जफर को इस काम पर लगाया था कि वो जहां से भी फातिमा और इसकी बेटी का पता मालूम करके इनको दें। 15 दिन गुजर गए थे, मगर अभी तक जफर को कोई सुराग नहीं मिला था। बेचैनी में इस दिन दोबारा फिर हैदर साहब कब्रिस्तान आ गए थे और वहां पर उन्होंने अली की कब्र पर रोते हुए एक लड़की को देखा था। वो भाग कर इसकी तरफ आए थे। बेटे, क्या हुआ आपको? आप क्यों रो रही हैं? वो मुशाइम थी। कुछ नहीं, बस वैसे ही। वो सीधी हुई थी। ये कौन है आपके? ये मेरे बाबा हैं। वो इधर मेरी मामा हैं। थोड़ी दूर उसने अपनी मामा की कब्र की तरफ इशारा किया था। बेटा, वो तो नई कब्र लगती है। क्या आपकी मामा की अभी ही? उन्होंने झिझकते हुए पूछा था। जी, 15 दिन पहले ईद वाले दिन मेरी मामा की डेथ हो गई थी, रोड एक्सीडेंट में। न जाने उनके दिल में क्या आई कि हैदर साहब ने आगे बढ़कर मुशाइम को अपने सीने से लगा लिया था और ज़ारो कतार रोने लगे थे और उनके सीने से लगकर वो भी धाड़े मार मार कर रोने लगी थी। बस कर दो बेटा, सब्र करो। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आप मेरे साथ आए, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं अंकल, मैं चली जाऊंगी। कोई बात नहीं बेटा, मैं आपके बाबा की जगह जैसा हूँ। अगर आप 2 घड़ी बैठकर मुझसे बातें कर लेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। वो इनके साथ चलती हुई गाड़ी तक आई थी। आप यहाँ पर अंकल किसकी कब्र पर आए हैं? मैं यहाँ अपने बेटे की कब्र पर आता हूँ। मेरा जवान बेटा था, बिल्कुल आप ही की उम्र का था। इसका भी एक्सीडेंट हो गया था, रोड एक्सीडेंट। अंकल, ये लोग देहात से गाड़ी क्यों नहीं चलाते? आपको पता है उस दिन मेरी मामा बहुत खुश थी। काफी सालों बाद जैसे उन्होंने खुलकर ईद मनाई थी। हम यहाँ बाबा से मिलने आए थे, यहाँ से जा रहे थे और फिर एक जगह मुझसे गाड़ी रुकवाई। वो जगह पता है कौन सी थी? मेरे बाबा की फेवरेट। मैंने मामा से कहा भी कि मुझे नहीं चाय पीनी और उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ, क्योंकि बाबा को यहाँ की चाय बहुत पसंद थी। वो रोड क्रॉस करके चाय लेने गई थी, मगर वापसी पर उनकी चाय नहीं बल्कि खून में लथपथ लाश मिली। सिग्नल पर गाड़ियां रुकी हुई थी, जबकि एक पागल इंसान ने इशारा तोड़ते हुए आगे जाने की कोशिश की और वो मेरी मामा को मुझसे छीन गया। वो फिर से हिचकियों में रोने लगी थी और मुशाइम को ऐसा लगा था जैसे हैदर साहब को इससे भी ज्यादा दुख उनकी माँ की मौत का हो। बेटा, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं अंकल, मैं अपनी गाड़ी पर आई हूँ, मैं चली जाऊंगी। तो फिर मैं आपकी गाड़ी में आपके साथ आ जाता हूँ।
मैं इस वक्त आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। आपकी हालत ऐसी नहीं है। मुशाइम मुस्कुराई थी। उसके मामा भी बिल्कुल ऐसे ही उसकी फिक्र करती थी। ठीक है, आप आ जाएं मेरे साथ, मगर गाड़ी मैं ही ड्राइव करूंगी, और मैं बहुत अच्छी गाड़ी ड्राइव करती हूँ। मामा कहती हैं मेरी स्किल्स मेरे बाबा वाली हैं। यकीनन आपके बाबा बहुत होनहार थे। मेरे बाबा इस दुनिया के सबसे काबिल और अच्छे इंसान थे। आप अपने बाबा से मिले हो? उन्होंने अचानक पूछा था। नहीं, कहाँ, मेरे पैदा होने से पहले उनका इंतकाल हो गया था। मगर मेरी मामा ने पल पल मुझे उनकी जिंदगी के बारे में, उनके बारे में बहुत कुछ बताया है। मेरी मामा की बातें पता है, बाबा से शुरू होकर बाबा पे ख़त्म हो जाती थी। आपकी मामा एक बहुत अच्छी और नेक औरत थी। जी अंकल, ये तो सच कहा। पर आप मुझे अंकल क्यों कह रही हैं? मैं आपके बाबा के भी बाबा की उम्र का हूं, तो आप मुझे बाबा कहें, या फिर ऐसा करें, आप मुझे दादा कह लें। ये ठीक है। मुशाइम हंसी थी। हाँ, मैं अब कह रहा हूं, आपके बाबा के अगर बाबा होते तो वो भी मेरी एज के होते ना, तो आप इनको दादा ही कहती ना। चलें ठीक है, मैं आज से आपको दादा ही कहूंगी। ठीक है, मुझे खुशी होगी। हैदर साहब उसके साथ उसके घर गए थे। कितनी देर तक वो बैठकर बातें करते रहे। वो इससे कुरेद कुरेद कर इसकी माँ के बारे में बातें कर रहे थे। हैदर साहब का दिल ही नहीं कर रहा था कि वो वहां से उठकर जाएं, मगर मजबूरी थी, आना तो था ही। इसके बाद तो हैदर साहब जैसे मुशाइम का साया बन गए थे। मुशाइम को फैशन डिजाइनिंग का शौक था और उसने इस फील्ड में ही एडमिशन भी लिया हुआ था, मगर उसकी पढ़ाई काफी महंगी थी। उसे नहीं पता था कि उसकी मामा उसका कहाँ से खर्चा पूरा कर रही थी, मगर अब जबकि उसके सामने सब कुछ था तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। मुशाइम और हैदर साहब एक ही पार्क में सुबह रोज वर्जिश के लिए आते थे। हैदर साहब का घर तो 45 मिनट की ड्राइव पर था, मगर वो मुशाइम को कहते थे कि मैं तो रोज इसी पार्क में आता हूँ। बल्कि अगर कभी वो ना आती तो हैदर साहब उसके घर उसे लेने पहुंच जाते थे। इन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। बच्चे, आज मुझे आप कुछ परेशान लग रही हो। जी दादा जान, मुझे ना असल में एक नौकरी की जरूरत है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन सी नौकरी करूं। क्यों बेटा, नौकरी की क्यों जरूरत है? जी दादा जान, पार्ट टाइम नौकरी। मगर मैं किसी के ऑफिस में भी नहीं जा सकती ना, मेरे पास तो कोई डिग्री नहीं है। 2 दिन पहले ही हैदर साहब ने मुशाइम को बताया था कि उन्हें अपने पोते के बच्चे के लिए केयर टेकर की जरूरत है, जो कि इन्हें नहीं मिल रही। हैदर साहब ने मुशाइम को हर तरह से सपोर्ट करने की कोशिश की थी, मगर मुशाइम ने सख्ती से कह दिया था कि वो इनके दोस्त हैं और बस दोस्त बनकर रहें, वो उनसे कभी भी कोई एहसान नहीं लेगी। तो उस दिन हिचकिचाते हुए हैदर साहब ने एक बात की थी। बेटा, अगर आप माइंड ना करें तो एक बात करूं, जबकि आप मुझसे कोई गिफ्ट तो ले नहीं रही, तो बहराम की केयर टेक कर लें। केयर टेकर में सिर्फ आपको ये करना है कि आपको बैठकर सिर्फ मुलाजमाओं की निगरानी करनी है, क्योंकि हम अपने बच्चों को मुलाजमा के हवाले नहीं कर सकते। आप पर तो मैं आंखें बंद करके यकीन कर लूंगा। हैदर साहब ने यह किस दिल से कहा था वो ही जानते थे। जी अंकल, मैं बेबी की केयर टेक भी कर लूंगी, मुझे तो बच्चे पसंद ही बहुत हैं। ठीक है। फिर वो फौरन ही दादा से अंकल पर आ गई थी, और ये बात उन्होंने नोटिस की थी। सुबह 7 बजे उसकी ड्यूटी थी, क्योंकि 1 बजे उसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती थीं, और वो उस दिन 7 बजे ही चली गई थी। बहराम सो रहा था तो वो बाहर आ गई थी। घर में सब लोग सो रहे थे। हैदर साहब उस दिन न जाने किस काम से बाहर चले गए थे, और अरसिम का वो खूंखार कुत्ता उसके पीछे लग गया था, और बिना सोचे समझे वो इसके कमरे में चली गई थी। इसके बाद जो सब हुआ उस पर मुशाइम शौक थी। वो दादा जान के कमरे में बैठी रो रही थी। क्या हो गया बेटा, क्यों रो रही हो? वो मेरा पोता है, बहुत अच्छा इंसान है। मेरे जितना अच्छा तो नहीं है, मगर इतना बुरा भी नहीं है, और मैं बहुत खुश हूं तुम मेरे पोते की बीवी हो। मैं सच कह रहा हूं, तुम्हें जिंदगी भर खुश रखेगा। मुझे नहीं यहां रहना, मुझे घर जाना है। मुशाइम, क्या हो गया बेटा, क्यों पागलपन कर रही हो? मेरे लिए प्लीज रुक जाओ यहां पर। अंकल, आप लोगों ने इस पागल को मेरे सर पर मुसल्लत कर दिया है, मैं तो अभी तक शॉक्ड हूं। अरे मेरा बच्चा, जिसने तुम्हारे साथ ज्यादती की है ना, मैं सबसे गिन गिन कर बदले लूंगा। जैसा कहोगी वैसा करूंगा, मगर यहां से जाने की बात ना करो। मुशाइम, मैं सच बताऊं, मुझे तुम्हारे अंदर अपना बेटा नजर आता है। ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता, मगर प्लीज खुदा के लिए मुझे छोड़कर मत जाओ। और तुम पूछ ही थी ना मैं कहाँ गया हुआ था? मैं अपने बेटे से मिलने गया था कब्रिस्तान में।
जब खुश होता हूं तब भी इससे मिलने जाता हूं, और जब दुखी होता हूं तब भी इससे। आज मैं बहुत खुश था क्योंकि तुम हमारे घर आ रही थी। तुम मेरे पास होती हो तो मुझे लगता है जैसे मेरा बेटा मुझे वापस मिल गया। प्लीज बेटा, इस बूढ़े की बात मान लो। हैदर साहब की आंखों में आंसू आ गए तो उन्होंने रोते हुए इसके सामने हाथ जोड़ दिए थे। अंकल कैसी बातें कर रहे हैं? देखा, पहले तुम मुझे दादा जान कहती थी और अब अंकल कहने लग गई हो। अजनबी तो बन गई हो ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूंगी, मगर एक दफा तो मुझे घर जाने दें। मुझे अपने कपड़े लाने हैं। कपड़े लाने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हारी शॉपिंग करवा दूंगा। दादा जान आप? अच्छा ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, मगर मैं इस पागल के कमरे में नहीं जाऊंगी। इस बात पर हैदर साहब हंसे थे। अब वो तुम्हारा कमरा है, तुम वहां रहोगी। हाँ, अगर तुम इजाजत दोगी तो वो तुम्हारे कमरे में आएगा, अगर नहीं दोगी तो नहीं आएगा। आपको पता है दादा जान, वो शख्स अपने कुत्ते के जितना ही खूंखार है। मुझे तो डर लगता है इससे। ऐसा नहीं है, मेरा पोता बड़ा शरीफ है। तभी बहराम के रोने की आवाज आई थी। वो उठ कर गई थी और मुलाजमा से बहराम को लेकर कमरे में आ गई थी। बहराम के साथ वो बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। बहराम उसे बहुत प्यारा भी लगा था। शुरू से ही बच्चे तो इसे बहुत ही पसंद थे। अच्छा बेटा, आप कुछ देर आराम कर लें, मैं आता हूं। हैदर साहब ने मुशाइम को बहराम के कमरे में भेज दिया था। इसके बाद उन्होंने अपने कमरे में घर के तीनों लोगों को बुलाया था। मेरी बात अब तुम लोग साफ सुन लो और ध्यान से सुन लो, और मदीहा खास कर तुम। वो अब इस घर की बहू है और ये मेरा आखिरी फैसला है। मुझे पता चला मदीहा, तुमने अपनी जुबान से मशाइम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है तो मदीहा, मैं तुम्हारी जुबान काटकर कुत्तों के आगे फेंक दूंगा। और तुमने अगर मेरी बेटी के साथ बदतमीजी की तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। और तुमने अगर मेरी बेटी के साथ बदतमीजी की तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे अरसिम, तुम और रजा। प्लीज बहन के इशारों पर नाचना तुम भी बंद कर दो। बाबा जान, ये कैसी बातें कर रहे हैं? मदीहा तो हैरान रह गई थी। बेटा, बिल्कुल वैसी बातें कर रहा हूं जो आज से मुझे 20 साल पहले कर लेनी चाहिए थी। इसी तरह तुमने फातिमा और अली को नुकसान पहुंचाया था। अली और हाशिम को खोने के बाद अब मैं अरसिम को नहीं खो सकता। मगर बाबा जान, अरसिम तो इसे पसंद ही नहीं करता। नहीं करता पसंद तो अब करने लगेगा। बोलो अरसिम, क्या तुम्हें मेरे फैसले से जरा बराबर भी एतराज है? वो गुस्से में बोले थे, और जितने गुस्से में बोले थे अरसिम तो चुप हो गया था। दादा जान, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। प्लीज आप रिलैक्स हो जाएं। मुझे रिलैक्स ना करो, मुझे अपना फैसला सुनाओ। मेरी ख्वाहिश यह है कि मशाइम इस घर में हमेशा रहे। बहुत हीलों बहानों से मैं इसे यहां लेकर आया हूं। मुझे बहुत प्यारी है। मगर बाबा जान, क्यों आप इसकी इतनी हिमायत कर रहे हैं? आखिर कौन है वो? मदीहा झंझलाई थी। वो मेरे अली की बेटी है, मेरे अली हैदर की, जिसका तुम्हारी वजह से आज से 20 साल पहले रोड एक्सीडेंट हुआ था। सबको ही वहां पर सांप सूंघ गया था। और फिर सारी बात उन्होंने इनको बता दी थी कि वो कैसे मशाइम को ढूंढते ढूंढते उस तक पहुंचे थे और फिर उसे कैसे यहां घर तक लेकर आए थे। मैं तुम लोगों के अगर कहूं तो पांव पड़ जाता हूं। बस मेरी बच्ची की खुशियों को बख्श दो। अली से एक गलती हुई थी, उसे माफ कर दो। उसका खुमियाजा 20 साल से मैं भुगत रहा हूं। 20 साल से। मदीहा, बहनें तो भाइयों के लिए जान दे देती हैं, मगर तुम्हारे भाई ने अपनी जान दे दी। क्या इसके मरने के बाद भी तुम्हें अभी तक इससे नफरत है? अब्बा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे भला अपने भाई से क्यों नफरत होगी? मैं तो इससे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपसे वादा करती हूँ, मेरी वजह से मुशाइम को कभी दुख नहीं पहुंचेगा। जो एक बार गलती मैंने की थी, अब दोबारा कभी नहीं करूंगी। और इसे गलती के लिए सालों से पछता रही हूं। कहीं से अली मुझे मिल जाए, मैं इसके पांव पड़कर इससे माफी मांग लूं। वो बुरी तरह से रोने लगी थी। अब्बा जान, आपको लगता है मदीहा के दिल में पत्थर है? पत्थर नहीं है, मुझे भी अपने भाई से मोहब्बत थी। और है, वो बस मेरी जज्बातियत थी, मेरा पागलपन था। और इसकी सजा मैंने 20 साल से खुद को दी हुई है। मैंने अपने ऊपर हर खुशी हराम कर ली है। क्या आपको नजर नहीं आती मैं लाश बनकर जीते हुए? हैदर साहब ने मदीहा को अपने करीब किया था, उसे गले से लगा लिया था। 20 साल बाद आज वो बाप बेटी एक दूसरे से गले लगे थे, वरना हैदर साहब ने मदीहा से किनारा कशी कर ली थी। वो मदीहा से ज्यादा बात ही नहीं करते थे, क्योंकि उसे अपने बेटे की कातिल समझते थे।
और मदीहा आज बरसों बाद बाप के गले लगकर धाड़े मार मार कर रोई थी। अरसिम हैरान था, आज उसकी जिंदगी में कैसे कैसे रासफाश हो रहे थे। एक ही दिन में कितना कुछ हो गया था और कितना कुछ बदल गया था। उठकर अपने कमरे में चला गया था। उसके पीछे रजा साहब आए थे। अरसिम, तुमने बाबा जान की बात तो सुन ली है, आगे तुम्हें सारी कहानी का पता है, सब कुछ तुम्हारे सामने ही है। मुझे पता है तुम इस कैटेगरी के नहीं हो, मगर तुम पर बहुत बड़ा इम्तिहान आ गया है। खुदा के लिए अब्बा जान को मजीद कोई दुख मत देना। जवान बेटे और जवान पोते के जाने का गम क्या होता है, शायद तुम कभी ना समझो, मगर बेटा जिंदगी में कभी कभी अपनों की खुशियों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान करनी पड़ती हैं। अगर 20 साल पहले मदीहा भाई के लिए अपनी खुशी की कुर्बानी देती थी तो वह शायद हमारे दरमियान होता, या फिर अगर अली ही बहन के लिए अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे देता तो आज मदीहा अपने घर में आबाद होती और अली भी अपने घर में आबाद होता। मगर इन दोनों की जज्बाती फैसलों ने हमसे बहुत कुछ छीना है। इस बच्ची ने बहुत स्ट्रगल की है। उसके बाप की इतनी जायदाद होने के बावजूद भी उसने और इसकी माँ ने मेहनत में जिंदगी गुजारी है। बेटा, अपनों के लिए इंसान बहुत कुछ करता है और इंसान की खुशियां भी अपनों से ही होती हैं। अकेले में तो हम ना किसी से अपनी खुशी शेयर कर सकते हैं, ना ही दुख। तो मेरी बात समझ रहे हो ना? जी बाबा जान, मैं आपसे वादा करता हूं, मेरी वजह से दादा जान को कभी कोई दुख नहीं मिलेगा। आपकी खुशी मेरे लिए सबसे अहम है, मेरा वादा है आपसे। वो खोए खोए सा बोला था। ठीक है बेटा, तुम रेस्ट करो। वो चले गए थे। अरसिम ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, यहां तक कि उसने तो नाश्ता भी नहीं किया था और अब उसकी हालत खैर हो रही थी। तभी थोड़ी देर बाद मुलाजमा ने उसे खाना लग जाने का बताया था और अब सब लोग ही टेबल पर डिनर पर मौजूद थे। मुशाइम भी इनके साथ ही थी। मुशाइम बेटा, ये रजा साहब तुम्हारे फादर इन लॉ हैं, तुम इनको बाबा जान बुला सकती हो। और ये हैं अरसिम की फुप्पो, मदीहा इनका नाम है। अरसिम की तरह तुम भी इनको फुप्पो ही बुलाना। और हमारे इस चौधरी साहब को तो तुम जानती होगी, जो कि अरसिम रजा हाशिम का छोटा भाई बहराम का चाचू है। और अब तुम्हें हाशिम के बारे में जानना होगा। तो हाशिम 6 महीने पहले अपनी बीवी के साथ लंदन काम के सिलसिले में गया था, मगर जहाज क्रैश हो गया और वो भी हमें छोड़ गया। खैर आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आज मेरे पोते का निकाह हुआ है। बेशक उन्होंने मुझे इस निकाह में शिरकत करने का मौका नहीं दिया, मगर फिर भी मैं बहुत खुश हूं। और 1 महीने बाद मैं अरसिम और मुशाइम का वलीमा करने का प्रोग्राम कर रहा हूं। महीने बाद इसलिए कि अभी 3 दिन बाद रजा को एक बिजनेस टूर के सिलसिले में दुबई जाना है और इससे आगे इसने और भी 1-2 टूर्स पर जाना है। महीने बाद इसकी वापसी होगी, इसलिए मैंने महीने का वक्त दिया है। तुम दोनों को। सब ही खुश थे। मशाइम हैरान थी। सुबह सबका रवैया और था और अब और। मशाइम बेटा, आज मुझसे जो गलती हुई मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। मैंने सच में आपको गलत माना और बहुत बदतमीजी की आपके साथ। रजा साहब इससे मुखातिब थे। हाँ मुशाइम, मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूं, मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी की। असल में हम एक और मामले की वजह से बहुत परेशान थे। खैर वो भी हल हो गया है। 2 दिन बाद ही इसका रिजल्ट भी निकल आएगा। वो भी एक गलत फहमी थी। मदीहा भी शर्मिंदगी से बोली थी। जी शुक्र है गलत फहमी क्लियर हो गई, वरना आप लोगों ने तो मेरा जीना हराम किया हुआ था। अचानक ही अरसम गुस्से में बोला था, जिस पर सभी हंस पड़े थे। बाबा अब गलती हो गई, क्या तुमसे भी हम माफी मांगे? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, आप लोग अपनी बहू से माफी मांगे बस। वो मुंह बनाता बोला था और मुशाइम नजरें झुकाए चुपचाप वहां बैठी हुई थी। सब लोगों का इसके साथ रवैया बहुत अच्छा था। अरसिम ने भी इसके साथ कोई बदतमीजी नहीं की थी, मगर वो इससे बात करते हुए भी झिझकता था। समझ नहीं आती कि वो इससे क्या बात करे। अरसिम के बारे में मदीहा मुशाइम को अक्सर बताती रहती थी। वो कितना नखरीला था, कितना गुस्से वाला है, उसे क्या पसंद है क्या नहीं। मदीहा सारा दिन मुशाइम का हाथ पकड़े उसे अपने पास बिठाए रहती थी। बहराम तो मुशाइम के साथ इतना क्लोज हो गया था कि अब वो इसके बिना एक पल नहीं रहता था। उसे सोना भी इसी के साथ ही होता था। मदीहा बेगम से बहराम बिल्कुल भी नहीं बहलता था, ना ही इन्हें बच्चे संभालने आते थे। वो खुद कोफ्त का शिकार हो जाती थी और मुलाजमा के हवाले करके चली जाती थी, जबकि वो बहराम को मुलाजमा के पास 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ती थी और रात को सिर्फ सोने के लिए कमरे में आती थी। वो भी मदीहा बेगम ने उसे ताकीद की थी
कि वो बहराम के कमरे में ना सोया करे। 2-3 दफा उन्होंने कहा था, तभी वो अपने कमरे में सोने लगी थी। सारा दिन वो हैदर साहब के साथ या बहराम के साथ रहती थी। रात को भी 2-3 दफा उठकर बहराम को देखने जाती थी। ये जितनी तुम्हें इसकी फिक्र है ना, इसे यहीं ले आया करो। ना खुद आराम से सोती हो, ना मुझे सोने देती हो। अब न उठना। अरसम ने उसे झिड़क दिया था और वो मुंह बनाते हुए बहराम को अपने पास ले आई थी। और फिर रात के 3 बजे उठकर वो दोनों बातें करने लग जाते थे और उनकी हूं हां पर अरसम चिढ़ जाता था। हु 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 हु, और इसकी हूं हां पर भी मशाइम अपने प्रॉपर जवाब दे रही होती थी। और उस दिन अरसम उठकर इनके बराबर में बैठ गया था कि तुम्हें इसकी जुबान समझ कैसे आ जाती है, कि तुम्हें क्या कह रहा है। मुझे भी समझाओ जरा, मुझे भी पता चले कि तुम लोग क्या कोड वर्ड्स इस्तेमाल करते हो। जी बिल्कुल, हमारी कोड वर्ड्स ही हैं और हम नहीं चाहते कि आप हमारी गुफ्तगू सुने। चुपचाप जाकर सो जाएं। ये इतना सुरीला म्यूजिक आप दोनों बजा रहे हैं, मैं सो सकता हूं? ये अपने कमरे में भी सो सकता है, इसके लिए मुलाजमा रखी हुई तो है। वो कोफ से बोला था। इतना छोटा सा बच्चा है और मैं इसे मुलाजमा के हवाले कर दूं। वो हैरान हुई थी। तुम्हारे आने से पहले ये मुलाजमा के साथ ही रहता था। हाँ, तब मैं नहीं थी, अब मैं हूं और मुझे नहीं अच्छा लगता। दादा जान कह रहे थे तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो, तो अब कल से यूनिवर्सिटी जाना स्टार्ट कर दो, बल्कि मैं खुद तुम्हें छोड़ आऊंगा। कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। उसे फौरन मना किया था। क्यों? मेरे साथ जाने में तुम्हें क्या मसला है? मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ दूंगा और वापसी पर पिक भी कर लूंगा। ये कहता वो दोबारा से जाकर कंबल में दुबक कर सो गया था, जबकि मुशाइम बहराम के साथ बातें करने लग गई थी। मदीहा बेगम ने उसके लिए शॉपिंग की थी। वो उल्टे सीधे सादा सादा कपड़े पहनती थी और उन्होंने जिद करके उससे अपने लाए हुए कपड़े पहनाए थे। उसे अच्छा खासा तैयार भी करवाया था। उसने पिंक कलर की कलियों वाली घेरदार खूबसूरत सी फ्रॉक पहनी थी। साथ ही उसने ज्वेलरी भी पहनी थी, बाल भी बनाए थे और मेकअप भी किया था। और वो इतनी कोई हसीन लग रही थी ना, सब ने उसकी बहुत तारीफें की थी। वो हैरान थी सबका रवैया देखकर। सब उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहे थे। पहले दिन सबका रवैया उसके साथ बहुत बुरा था और कभी कभी वो बहुत ठिठक भी जाती थी इन सबको इतना अच्छा देखकर। अरसम, जो पप्पू इसके बारे में बताती थी, वो इससे बिल्कुल बरक्स था। उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगा था और वो हैरान थी वो इसके साथ इतना अच्छा क्यों था। बहराम बेड पर सो रहा था। वो हल्का सा कसमसाया था और वो इसे दोबारा थपकने लगी थी। तभी कमरे में अरसम आया था। अरे, ये मेरे कमरे में परी कौन है? वो जैसे मबहूत हो गया था। हाँ, वो पप्पू ने लाकर दिए कपड़े तो मैंने पहन लिए, वरना मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती, ना ही मुझे मेकअप का शौक है। वो सटपटाते हुए सीधी हुई थी और अटक अटक कर जवाब देती अपनी उंगलियां मड़ोड़ने लगी थी। अरसम को सामने देखकर वो ऐसे हो जाती थी क्योंकि इसकी बेबाक नजरें उसे अपनी नजरें झुकाने पर मजबूर कर देती थी। बहुत अच्छा किया पप्पू ने, और मुझे तो पता ही नहीं था लड़कियां इतनी भी प्यारी होती हैं। वो उसके करीब आया था और उसके माथे पर लब रखकर दूर हुआ था। वो मुझे दादा जान बुला रहे हैं। मुशाइम की टांगों में से जान ही निकल गई थी, मगर फिर भी वहां से गायब होना चाहती थी। तुम्हें दादा जान नहीं बुला रहे, तुम्हें दादा जान का पोता बुला रहा है, वो भी अपने पास। इधर आओ। उसका हाथ थामे बोला था। प्लीज अरसम, ये सब ना किया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। वो इसका हाथ झटक गई थी। क्यों? तुम्हें अच्छा क्यों नहीं लगता? क्या तुम्हें मैं बुरा लगता हूं? ऐसा नहीं है अरसम। वो रुख मोड़ गई थी। तो फिर कैसा है? मुझे लगता है कि ये एक जबरदस्ती का रिश्ता है जो आप दादा जान की वजह से निभा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने दिल की रजामंदी से रिश्ता निभाना चाहता हूं। तुम मुझे अच्छी लगती हो, प्यारी लगती हो। मेरा दिल तुम्हारी तरफ खींचता है। अगर मैंने तुम्हारे साथ रिश्ता निभाना होता तो पहले दिन मैं तुम्हारे करीब आ जाता, मगर मैंने खुद को और तुम्हें वक्त दिया है। दादा जान के सामने मैं चुप था, मगर मेरे दिल में एक ही बात थी कि शादी तो मैं अपनी पसंद की लड़की से करूंगा और तुम मुझे अच्छी लगती हो, और अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहता। हाँ, अगर तुम मुझे नापसंद करती हो तो यह अलग बात है। इसकी बात पर मुशाइम ने रुख मोड़कर उसे देखा था। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बहुत अच्छे हैं,
आप सब ही बहुत अच्छे हैं, मगर पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब सा लगता है। जैसे क्या अजीब सा लगता है? तुम क्या कहना चाहती हो? अरसिम को हैरानी हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रही, मैं कैसे आपको बताऊं? वो झिंझिला गई थी। मुझे बताओ ना मुशाइम, प्लीज खुलकर बात करो। तुम्हें कौन सी बात बुरी लगी है? आप सब लोगों का रवैया इतना अच्छा मेरे साथ कैसे है? उस दिन आपके बाबा और फूफो मेरे साथ कैसी बातें कर रहे थे और अब अचानक कैसे बदल गए? और फिर अरसम ने उसे ज़ारा मलिक के बारे में बता दिया था। वो तुम्हें ज़ारा समझ रहे थे, इसीलिए वो तुम पर गुस्सा कर रहे थे। जब इन्हें पता चला कि तुम ज़ारा नहीं हो, तुम तो एक बहुत प्यारी और अच्छी लड़की हो, तो मेरी तरह इन्हें भी तुमसे मोहब्बत हो गई। और इसकी बात पर मुशाइम ने नजरें उठाकर उसे देखा था। हाँ मुशाइम, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। कसम से मर जाऊंगा अगर तुम मुझसे दूर जाओगी। मुझे हजारों लड़कियों ने प्रपोज किया है और दिन में सैकड़ों मेरे आगे पीछे फिरती हैं, मगर मेरी नज़र तुम पर आकर ठहर सी गई है। तुमसे आगे मुझे कुछ नजर ही नहीं आता। प्लीज। वो उसका हाथ पकड़े अपने दिल पर रखता जज्ब से बोला था और मुशाइम कपकपा सी गई थी। तभी मुलासमा आई थी। खाना लग गया था, वो इनको बुला रही थी। वो मुड़ने लगी थी जब उसने उसका हाथ पकड़ा था। उस दिन मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हें खा जाऊंगा, और उस दिन तुम बच गई, मगर आज मैं सच में तुम्हें खा जाऊंगा। अगर बच सकती हो तो बचा लो खुद को। उसके कान के पास सरगोशी करता बोला था और वो भागती हुई कमरे से निकल गई थी। और उसके बाद वो दोनों बड़ी तेजी से एक दूसरे के करीब आए थे। अब मुशाइम को लगता था कि वो एक पल भी अरसिम के बिना नहीं रह पाएगी। रजा साहब अपने टूर से वापस आ गए थे। 2 दिन बाद इनका वलीमा था। वलीमे की सारी तैयारी मुकम्मल हो गई थी। उस दिन वो बहराम के साथ लाउंज में खेल रही थी। बहराम के सामने वो फुटबॉल को जोर से किक मारती थी। दूसरी तरफ मुलाजमा वो फुटबॉल मुशाइम की तरफ उछालती थी। तब बहराम हंसता था। मुलाजमा किचन में गई थी और मुशाइम से वो फुटबॉल दूर चला गया था। सामने एक कमरा था, शायद उस कमरे में वो फुटबॉल चला गया था। मुशाइम उस कमरे से फुटबॉल लेने गई थी और सामने लगी तस्वीर देखकर वो हैरान हुई थी। उसके बाबा की तस्वीरें यहां, एक के बाद एक वो तस्वीरें देखती गई। वो सारी चीजें खंगालती गई और वो हैरान रह गई थी। बहराम को उसने मुलाजमा के साथ ऊपर उसके कमरे में भेज दिया था और खुद दोबारा उस कमरे में वापस आ गई थी। शाम को जब सब लोग घर वापस आए तो हैदर साहब ने उसके बारे में पूछा था। मुलाजमा उसको बुलाने गई थी और वो वापसी पर अपने साथ ढेरों तस्वीरें उठाए लाई थी। ये सब क्या है दादा जान? और उसके हाथ में अली की तस्वीरें देखकर सब लोग ही दंग रह गए थे। ये आपको कहां से मिली मुशाइम बेटा? मेरे बाबा आपके बेटे हैं? आप लोग कौन हैं? उसे सांस लेने में मसला आ रहा था। मुशाइम बेटा बैठो, हम सब तुम्हें सच बताते हैं। आप लोगों को पता था ना सब कुछ, इसीलिए आपका रवैया अचानक बदला। वो रजा साहब से मुखातिब थी। आपको भी पता था। वो हैदर साहब की तरफ मुड़ी थी। आपने वो सब जानबूझकर किया, इसीलिए आप मुझे अपने घर लेकर आए। बेटा आप बैठो ना, हम आपको बताते हैं। क्या बताएंगे अब आप लोग? मेरी मामा की पूरी जिंदगी कितनी अजियत में गुजरी और मैं अपने बाबा के कातिलों के साथ रहती रही हूं इतना अरसा। हम कातिल नहीं हैं। हाँ, मामा भी कहती हैं आप लोग मेरे बाबा के कातिल नहीं हैं, मगर आप तो मेरे मामा और बाबा दोनों के कातिल हैं। ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हैदर साहब सर फेरते हुए बोले थे। मैं आप लोगों के साथ एक पल भी नहीं रहूंगी। वो वहां से जाने लगी थी जब हैदर साहब अचानक गिर गए थे। उनको अस्पताल ले जाया गया था। उनको दिल का दौरा पड़ा था। सब लोग उनके साथ ही मौजूद थे। वो खतरे से बाहर थे। उनको कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। रजा साहब ने वहां बैठकर मुशाइम को अली के बाद जो कुछ हुआ सब बताया था। मदीहा ने रो रो कर उससे माफी मांगी थी। मगर आप लोगों ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? पहले दिन ही बता देते तो मुझे इतना दुख ना होता। बेटा हम कैसे बताते, किस मुंह से बताते? हमें लगा था तुम हम पर यकीन ही नहीं करोगी। मदीहा बेगम वहां से उठकर चली गई थी। घर आकर उन्होंने अपना सामान बांधा था और ना जाने कहां चली गई थी। हैदर साहब को घर वापस ले आए थे। अगले 2 दिन बाद इनका वलीमा था और वलीमे वाला दिन भी आ गया था, मगर मदीहा का कोई पता नहीं था।
दादाजान, मदीहा फुप्पो कहाँ हैं? बेटा, वो जहाँ हैं इन्हें वहीं रहने दो। तुम्हारा वलीमा है, तुम तैयारी करो। मगर मैं चाहती हूँ आप इनको ले आएं। क्या बेटा, तुम इनको माफ कर सकती हो? हाँ, मैं माफ कर चुकी हूँ, बल्कि मेरी भी मामा आप लोगों को माफ कर चुकी हैं। मेरी मामा ने मुझे आप लोगों से नफरत नहीं सिखाई। और आप इनको ले आएं। मैं अपने वलीमे में तभी शिरकत करूंगी जब वो आएंगी। हैदर साहब ने मुशाइम को गले से लगा लिया था। तुमने साबित कर दिया, तुमने एक नेक माँ की गोद में परवरिश पाई है। मदीहा बेगम वापस आ गई थी। मुशाइम और अरसिम का वलीमा धूमधाम से हुआ था। वो दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे थे। वापसी पर बहराम बहुत रो रहा था, तो वो बहराम के कमरे में ही मौजूद थी। अरसिम जब कमरे में आया तो वो कमरे में नहीं थी। उसे गुस्सा आया था। वो बहराम के कमरे में गया। फातिमा चच्ची ने तुम्हारी बहुत अच्छी परवरिश की है, मगर उनसे एक गलती हो गई है। इतनी अच्छी बातें सिखाने के बाद वो एक बात तुम्हें सिखाना भूल गई हैं। उसके पीछे जाकर अचानक बोला था और वो हैरत से देख रही थी। क्या सिखाना भूल गई है मामा? शौहर की खिदमत। ये सो गया है, अब चलो मेरे साथ। आज तो मेरा दिन था, आज का पूरा दिन तुमने मेरे साथ गुजारना था। उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे में लाकर दीवार के साथ दरवाजे के पास ही पिन कर गया था। कितनी देर तक वो इसके चेहरे को गौर से देखता रहा। शुक्रिया मेरी जिंदगी में आकर मेरी जिंदगी को इतना खूबसूरत बनाने के लिए। उसे बहुत कुछ कहना था, मगर वो बस यही कह पाया था और फिर उसकी गर्दन में मुंह छुपाकर खुद को उसमें गुम करने लगा था। हर कहानी सिर्फ मोहब्बत का नाम नहीं होती। बात कहानियां गलत फहमियों, जल्दबाजी, अना, पछतावे, माफी और रिश्तों की दोबारा तामीर का सफर भी होती हैं। इस कहानी में मुशाइम का सब्र, सादगी, खुददारी और माफ कर देने का हौसला दिल जीत लेता है, जबकि अरसिम का किरदार ये सिखाता है कि इंसान चाहे कितना ही सख्त मिजाज क्यों ना हो, सच्ची मोहब्बत और खुलूस इसके अंदर की नरमी को बेदार कर सकते हैं। दूसरी तरफ मदीहा का किरदार इस तल्ख हकीकत की याद दिलाता है कि जज्बात में किए गए फैसले सिर्फ एक लम्हा नहीं, पूरी जिंदगियां बर्बाद कर सकते हैं। अगरचे उसकी सच्ची निदामत ये भी साबित करती है कि एहसास जुर्म इंसान को बदलने की ताकत रखता है। हैदर साहब की बेलौस मोहब्बत, बरसों की तड़प और ख़ानदान को जोड़ने की कोशिश इस कहानी की असल रूह है, जबकि रज़ा साहब की जल्दबाजी ये सबक देती है कि हकीकत जाने बगैर किसी पर इल्ज़ाम लगाना हमेशा नुकसान का बाइस बनता है। इस कहानी का सबसे खूबसूरत पैगाम यही है कि नफ़रतें नस्लों तक ज़ख्म दे सकती हैं, मगर मोहब्बत, सच्चाई, सब्र और माफ़ी वो मरहम हैं जो बरसों पुराने दुख भी भर सकते हैं। रिश्ते, एतमाद, एहतराम एक दूसरे को समझने से मजबूत होते हैं, जबकि शक, खुरूर और जल्दबाजी सिर्फ फासले पैदा करते हैं। दुआ है कि हर कारी अपनी जिंदगी में फैसले जज्बात से नहीं बल्कि हिकमत से करे, अपनों की कदर करे, माफ करना सीखे, क्योंकि बाद औकात एक माफी पूरे खानदान की खुशियां वापस ले आती है। और आपको ये कहानी कैसी लगी? पढ़कर अपनी राय का इजहार कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।